आज बात करेंगे ओबीसी के आरक्षण की। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान सभा में ओबीसी के आरक्षण देने के लिए बाबा साहब को क्या क्या करना पड़ा था, किसने विरोध किया था, ये भी बताएंगे। इसके लिए जांच आयोग कब बनाई गई, कब रिपोर्ट दी, उसे लागू क्यों नहीं किया गया। दूसरा, जांच आयोग कब बनाया गया, कब रिपोर्ट दी और कब लागू किया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट जब लागू की ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो क्या सभी राज्यों में बराबर आरक्षण दिया गया या अलग अलग राज्यों में कहीं कम कहीं ज़्यादा आरक्षण दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। और मध्य प्रदेश में कितने % आरक्षण मिल रहा था और 27% आरक्षण कब दिया गया, कब लागू हुआ, इस पर बात करेंगे। तो साथियों, देश आज़ाद हुआ था 1947 में और देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था 1950 में, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसका लक्ष्य जो संविधान अनुच्छेद 340 जिसमें ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान है वो भी लागू हो गया। अब जब ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था तो उसमें एक कारण उन्होंने ओबीसी का आरक्षण भी लिखा था, नहीं लागू किया गया। और ये इस्तीफा बाबा साहब ने कब दिया था? 27 सितंबर 1951 को। अब जब बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, कांग्रेस को दहशत हुई कि बाबा साहब ने संविधान में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किया है और ये कांग्रेस की धज्जियां उड़ा देंगे चुनाव प्रचार में। इसलिए कांग्रेस ने 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया कि ओबीसी समाज को कौन कौन जातियों को आरक्षण दिया जाए, कितने % आरक्षण दिया जाए, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, इसका अध्ययन किया जाए। क्या सामाजिक तौर पर ये समान वर्ग के बराबर हैं या नहीं है, जिसका मुख्य रूप से बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद मौलिक अधिकार के 14, 15, 16 में उल्लेख किया है। काका कालेलकर रिपोर्ट आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट 1955 में भारत सरकार को सुपुर्द कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस रिपोर्ट को बसा खामोशी में रख दिया, उसे लागू नहीं किया। अब ये बसा खामोशी में पड़ी रही। जब 1977 में चुनाव हुआ, जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम ओबीसी का आरक्षण जो काका कालेलकर रिपोर्ट है उसे लागू करेंगे और जनता पार्टी की सरकार बनती है। प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मैं इस प्रकरण पर नहीं जाऊंगा कि कैसे वो प्रधानमंत्री बने, कहाँ उन्होंने नीति अनीति क्या की है, ये लंबा प्रकरण होगा। तो प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई और उन्होंने ये कहकर वो रिपोर्ट खारिज कर दी कि काका कालेलकर की रिपोर्ट बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके लिए नया आयोग गठित करते हैं, वो जो सिफारिशें करेगा उसे लागू करेंगे। इसके लिए मंडल आयोग बनाया गया। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे और उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और इस आयोग का नाम मंडल आयोग रखा गया। मंडल आयोग ने अपनी जांच अति शीघ्र तैयार करके मोरारजी सरकार को सुपुर्द की, लेकिन फिर वही मोरारजी सरकार ने भी मंडल आयोग रिपोर्ट लागू नहीं की। अगले चुनाव में जनता पार्टी के बजाय कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस भी लागू नहीं करती है। इस बीच तक मानवर काशीराम और बहन मायावती का आंदोलन वामसेप DS4 के नाम से सक्रिय होता है और ये नारा देते हैं, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आंदोलन करते हैं। 1980 में मानवर काशीराम ने
दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए जेल भरो आंदोलन भी चालू किया था। काशीराम और बहन मायावती ने पूरे देश में नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। इतना ही नहीं, मानवर काशीराम और बहन मायावती ने 31 मार्च 1990 से 14 अप्रैल 1990 तक दिल्ली के बोट क्लब में धरना प्रदर्शन दिया था, जेल भरो आंदोलन किया था और कहा मंडल आयोग लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया। इस आंदोलन, इस दबाव के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन लागू किया गया। साथियों, इसके पहले ये बताना एक आवश्यक होगा, जिस समय एससी एसटी को आरक्षण संविधान सभा में बाबा साहब देने की बात रखी थी, उस समय बाबा साहब का विरोध हुआ था, कांग्रेसियों ने विरोध किया था। बाबा साहब नाराज हुए थे और उन्होंने संविधान बनाने का काम छोड़ दिया। कई दिन वो संविधान सभा में गए नहीं, तब संविधान का कार्य बाधित हुआ, रुक गया। तब सरदार पटेल, गृह मंत्री सरदार पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आवास पर जाकर उनसे बात की, तो उन्होंने कहा मेरे रहते ये नहीं हो सकता है कि एससी एसटी को आरक्षण न दिया जाए, और मैं चाहता हूं ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए। तो सरदार पटेल गृह मंत्री ने कहा था हु इज ओबीसी। इसके बावजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 340 में ओबीसी का आरक्षण का प्रावधान अंकित किया है, और संविधान के अनुच्छेद 341 में एससी अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान अंकित है, और संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अंकित किया है। तो बाबा साहब ने कितना संघर्ष करके संविधान सभा में एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान अंकित किया है, और वो जब 1990 में लागू हुआ तो 27%, लेकिन हद तो तब हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं दिया। कितना दिया? मात्र 14%। कितना दिया? मात्र 14% आरक्षण ओबीसी को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। 2019 में कमलनाथ ने देखा कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो रही है और ओबीसी को अपनी तरफ कैसे किया जाए, तो एक चुनावी स्टंट की तरह उन्होंने आरक्षण 27% करने की घोषणा कर दी, जिसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से स्टे कर दिया गया, स्थगन आदेश लागू कर दिया गया। वो आदेश 27% उनको हाई कोर्ट के आदेश के कारण 27% का आरक्षण मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं मिल पाया। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं सुरेश कुमार कैथ, और इनके सामने ओबीसी के आरक्षण की फाइल आती है। सुरेश कुमार कैथ मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, ये अम्बेडकरवादी विचारधारा के, संविधान को मानने वाले, संविधान का पालन करने वाले जज थे। इन्होंने कहा, जब इनके बेंच में सुनवाई ओबीसी के आरक्षण की आई, तो इनकी बेंच ने सुरेश कुमार कैथ मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऑर्डर जारी कर दिया। तो ये है एक अम्बेडकरवादी, संविधान का अनुपालन करने वाले जज का आदेश।
कि संविधान के अनुसार देश और कानून चलना चाहिए। 27% आरक्षण का प्रावधान है, 27% आरक्षण ओबीसी को देने का आदेश जारी कर दिया। अब ये ओबीसी का आरक्षण जो 27% पहले से 90 से जब लागू हुआ तभी से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि उस समय तक हाई कोर्ट में कोई संविधान को पूर्ण रूपेण से पालन कराने वाला जज नहीं आया था। जब संविधान को पालन करने वाला जज आया तो उसने उस आदेश को लागू किया। लेकिन साथियों, ओबीसी समाज इन तथ्यों से या तो अवगत नहीं है, अनभिज्ञ है, या वो जानबूझकर अनभिज्ञ बन रहा है। वो श्रेय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं देना चाहता है। ओबीसी का आरक्षण लागू करने के लिए जो मानवर काशीराम, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो करीब 600 मीटिंगें की थी, दिल्ली में अनशन किया था, जेल भरो आंदोलन किया था, उन तथ्यों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है, स्वीकार नहीं करना चाहता है, श्रेय नहीं देना चाहता है, जिसके कारण वो इनके नाम नहीं लेना चाहता है। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अम्बेडकरवादी विचारधारा के चाहे वो राजनीतिक नेता हो या जज हो, वो अपना काम वैधानिक रूप से संविधान के आधार पर करते ही रहते हैं। इसलिए बसपा सुप्रीमो हमेशा कहती हैं कि मेरा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र संविधान है। संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, संविधान में जो निर्देशक तत्व दिए गए हैं, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनको लागू कर दीजिए तो हमारे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। विश्व के जितने महान संविधानविद, संविधान को के विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि भारत का संविधान अगर विश्व में 100% लागू कर दिया जाए तो विश्व की गरीबी 5 साल में समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का संविधान भारत में ही 100% लागू नहीं है। चुनाव के समय पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं और चुनाव होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र का पालन नहीं किया है और कोई उसके लिए बाध्य करने के लिए उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन संविधान में दिए गए प्रावधान का पालन न करने के लिए वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और उन अनुच्छेदों का, उन आर्टिकल्स का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य कर सकता है। संविधान में वो ताकत है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।